खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। मेरी कोशिश होती है हर वो सवाल उठाने की जो आपके जहन में उठते हैं। मैं हूं समीर अब्बास। दिल्ली में यमुना किनारे अजीमोशान वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराने को लेकर एक बार फिर श्री श्री रविशंकर की आर्ट ऑफ लिविंग घिरती नजर आ रही है। एनजीटी ने नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए 7 एक्सपर्ट्स का जो पैनल बनाया था उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और यह रिपोर्ट साफ जाहिर करती है कि इस इवेंट को अंजाम देने के लिए एनवायरमेंट के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया। इवेंट में इस्तेमाल किए गए बाढ़ वाले पूरे इलाके को न सिर्फ नुकसान हुआ बल्कि यह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यमुना किनारे जमीन को समतल किया गया और नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। इस इवेंट में बर्बाद की गई बायोडायवर्सिटी अब कभी वापस नहीं आ पाएगी। सवाल यह है कि देश के दिल दिल्ली में इस खिलवाड़ की इजाजत किसी को भी आखिर क्यों दी गई। इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों के साथ तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आर्ट ऑफ लिविंग के सरबराह श्री श्री रविशंकर की तरफ से कराए गए वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की वजह से यमुना और उसके आसपास की जमीन को काफी नुकसान पहुंचा है। ये बात नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की तरफ से बनाई गई एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कही है। आपको बता दें कि इस साल मार्च में रविशंकर की तंजीम आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर किया गया था। कमेटी के मुताबिक प्रोग्राम में न सिर्फ माहौलियात को भारी नुकसान हुआ है, वहीं लंबे वक्त तक इसकी भरपाई भी मुश्किल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इनके फेस्टिवल की वजह से यमुना के आसपास की मिट्टी को भी काफी नुकसान हुआ है। साथ ही सबसे ज्यादा नुकसान उस जगह को पहुंचा है जहां पर रविशंकर ने अपना बड़ा सा स्टेज लगवाया था। ये रिपोर्ट कमेटी की तरफ से एनजीटी को 28 जुलाई को सौंपी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डीएनडी फ्लाईओवर से लेकर बारापुला के बीच की जितनी भी जमीन का इस्तेमाल किया गया वो तबाह हो चुकी है। इस कमेटी के सदस्य शशि शेखर थे। The same thing, we from Art of Living side, we have submitted to the Honorable Court NGT, explaining and giving them adequate reference. This is very unfortunate that our plea or our petition is yet to be considered. कमेटी ने यह भी कहा है कि आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर इन्हें साइट पर अकेला नहीं छोड़ते थे और जबरदस्ती खातिरदारी करते थे। वहीं जब आर्ट ऑफ लिविंग से इस बारे में जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि एनजीटी से कमेटी में तब्दीली के लिए बोला हुआ है, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। इससे पहले 10 अगस्त को एनजीटी ने कहा था कि वो कमेटी को जांच के लिए पूरी छूट देते हैं। ये बहुत गलत काम किया भारत सरकार की देखरेख में। जितना श्री श्री का कार्यक्रम के लिए वो दोषी हैं, उतना ही दोषी भारत सरकार भी है। किसी ने भी उसको सिस्टम को खराब किया तो एनजीटी उसके ऊपर एक्शन लेगा। इस तकरीब में वजीर आजम समेत कई बड़े वुज़रा शरीक हुए थे। उस वक्त भी प्रोग्राम को लेकर कई सवालात उठाए गए थे। एनजीटी ने एओएल पर जुर्माने के तौर पर 5 करोड़ रुपए भी लगाए थे। एओएल ने 4 करोड़ 75 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर डीडीए के पास जमा भी कराए थे। अब सवाल यह है कि इस रिपोर्ट के बाद एओएल पर कोई कार्रवाई होगी। हालांकि इस मामले की अगली समाअत 28 सितंबर को होनी है, जिसके बाद ही ये वाज़ेह हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, मसला आपको समझ में आ गया होगा और कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर श्री श्री रविशंकर कानून से ऊपर कैसे हो सकते हैं। उन्हें नियमों से खिलवाड़ की इतनी इजाजत क्यों दी गई। इतना बड़ा इवेंट जब वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो नियमों को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस मसले पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला साहब हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। हमारे साथ राजीव बब्बर साहब जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो जुड़ेंगे। डॉक्टर गोपाल कृष्ण जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो पटना से हमारे साथ होंगे। रवि श्रीवास्तव साहब जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। लेकिन पहला सवाल बब्बर साहब आपसे, इस कदर नियमों के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत श्री श्री रविशंकर को आखिर क्यों दी गई। यह सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के सामने खड़ा हुआ है इस वक्त। देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से आप प्रस्तुत कर रहे हैं कि नियमों से खेलने की उनको छूट दे दी गई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बात है। और सामने एनजीटी का जो फैसला आ रहा है, जिस तरीके से उन्होंने उन पे पेनल्टी लगाई, फिर उन्होंने पेनल्टी के पैसे जमा कराए और अभी दिसंबर के अंदर डिटेल फैसला भी आ जाएगा, तो सरकार का इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये ज़रूर है कि अगर किसी सामाजिक संस्था में अगर देश के प्रधानमंत्री या किसी मंत्री को बुलाया जाए जिसमें अन्य पार्टी के भी बहुत सारे लोग वहाँ थे,
वो कार्यक्रम में जाना एक अलग बात है, लेकिन आयोजकों की जो भी उन्होंने गलती की होगी, जो कोर्ट उनको सजा देगा वो उनको मिलेगी, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। राजीव बब्बर साहब, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा 2 महीने हो गए करीब लगभग इस इवेंट को, और जब ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था उससे पहले हमने पूरी दिल्ली में जिस तरह के होर्डिंग्स, बैनर्स देखे, जिस तरह से सेना वहां पर श्री श्री के इवेंट में काम करती हुई, सब कुछ ऑर्गेनाइज करती हुई नजर आई, जिस तरह के होर्डिंग बैनर्स पर प्रधानमंत्री की फोटो का इस्तेमाल किया गया, पूरी तरह से लग रहा था कि ये कोई प्राइवेट इवेंट नहीं होने जा रहा है, सरकारी इवेंट होने जा रहा है। ये सरकारी इवेंट था नहीं, लेकिन लग ऐसा ही रहा था। और जिस तरह से बीजेपी के विश्व हिंदू परिषद के तमाम लीडर्स उस इवेंट को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए आज आपको यह जवाब देना पड़ रहा है, मैं बता दूं। नहीं, पर ऐसा है कि उस संस्था में बहुत अन्य पार्टी के भी लोग जुड़े हैं, वो भी उसमें, वो एक सामाजिक संस्था है, कोई वो किसी पार्टी की संस्था नहीं है। और अगर मान लो कहीं प्रधानमंत्री जा रहे हैं या कहीं किसी प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और अगर वो जा रहे हैं और उसके होर्डिंग कोई अपनी संस्था प्रचार के लिए लगाती है, तो वो कोई सरकारी प्रोग्राम तो नहीं है, उस पर कहीं कोई सरकारी लोगो या कहीं भारत सरकार तो नहीं लिखा था। तो प्रिसेप्शन पे और हम अपने आइडिया पे काम करने की कोशिश, वो बात आपकी सही है कि भारत सरकार इस इवेंट को ऑर्गेनाइज तो कर नहीं रही थी, लेकिन मेरा सवाल ये था कि नियमों के साथ खिलवाड़ की इजाजत क्यों दी गई? श्री श्री कानून से ऊपर कैसे हो गए? देखिए ऐसा है कि उसी समय ये मुद्दा सब लोगों ने जब उठाया और एनजीटी ने जो भी फैसला किया, सरकार ने उस पर कोई दखल नहीं दिया। अगर सरकार चाहती और दखल देना होता तो सरकार जरूर दखल देती, सरकार ने दखल नहीं दिया। उनके ऊपर पेनल्टी लगी, उन्होंने पेनल्टी जमा कराई, किसी ने उस सरकार की तरफ से ये नहीं कहा कि आप पेनल्टी मत जमा कराइए। तो इसलिए जबरदस्ती हम ठीक है, मैंने सुन ली आपकी बात। शहजाद, क्या ये मामला इतना ही सिंपल आपको नजर आता है क्या, या फिर ये ना माना जाए कि कहीं ना कहीं सरकार का हाथ था इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में? जिस तरह से पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, गलत इस्तेमाल हुआ, वो सब हमारे सामने है और समय समय पर हमने वो तमाम बातें उठाई हैं। देखिए, मैं 3-4 चीज़ें यहाँ पे रखना चाहता हूँ। पहले तो अगर आपको याद होगा कि ये मामला शुरू हुआ फरवरी में, जब एनजीटी के अंदर एक पैनल ने रिपोर्ट दिया कि ऐसा इवेंट हो रहा है और इसका ऐसा अगर इवेंट होता है तो 120 करोड़ का फाइन लगना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होगा। मार्च में जब मामला पास आ रहा था और डेट सामने आ रही थी, तब एनजीटी ने बड़ी कठोर शब्दों में इसको होने तो दिया और हमें लगा तभी गलत था वो उसको होने देना, पर उन्होंने 5 करोड़ की फाइन लगाई आर्ट ऑफ लिविंग पे और कहा कि आप 3 हफ्तों में इसको जमा कराइए और बहुत नुकसान हो रहा है। आपको याद होगा सदर जमहूरियत प्रणब मुखर्जी ने मना कर दिया जाने से, फिर भी प्रधानमंत्री वजीर आजम जाते हैं। क्या वो एक तरीके से सिग्नल नहीं था कि श्री श्री रविशंकर के यहाँ प्रोग्राम मेरा प्रोग्राम है, एक तरीके से इसको आप औपचारिक प्रोग्राम ही मानिए, एक तरीके से प्राइवेट पार्टी नहीं सरकारी पार्टी मानिए, मैं जा रहा हूं इसमें, जबकि सदर जमहूरियत मना कर दिए जाने से। उसके बाद 3 हफ्तों के बदले 3 महीने लग जाते हैं इनको ये 5 करोड़ जमा करने में। बढ़ा दिया जाता है एक तरह से। इसके अलावा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, तब जावड़ेकर साहब थे, उन्होंने 2.5-3 करोड़ रुपए इनकी संस्था को दिए इस प्रोग्राम को करने के लिए। क्यों दिए, जबकि इन्होंने इतने वायलेशंस किए थे? डिफेंस मिनिस्ट्री से आर्मी को भेजा जाता है पुल बनवाने के लिए। क्या समीर अब्बास भाई, अगर आप वो यमुना बेसिन पे आपका प्रोग्राम होता तो क्या आर्मी को भेजा जाता? पहले तो आपको या देवबंद को कोई प्रोग्राम करने देता वहां पे? श्री श्री रविशंकर को क्यों करने दिया गया, इस पे सवाल उठता है। और अब 3 महीने में आपको पता है क्या हुआ है? 2 बार कंटेम्प्ट नोटिस गई है, एनजीटी का ऑर्डर आया है 5 करोड़ रुपए दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये फैसला सही है एनजीटी का, इसको पालन कीजिए। और 120 करोड़ रुपए पहले। और ये जो रिपोर्ट आज की है, शशिकांत शर्मा जो मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी है, वही कह रहे हैं कि इररिपेयरेबल डैमेज, इतना नुकसान हुआ है कि इसको उसकी भरपाई नहीं हो सकती, इस पे फाइन अब लगना चाहिए और कंटेम्प्ट नोटिस के ऊपर एओएल के जो लोग हैं और रविशंकर को भी जेल में जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की अवमानना की है। रवि श्रीवास्तव साहब, क्या आप इस बात से सहमत हैं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि वाकई अगर कानूनों का उल्लंघन हुआ है, जो कि अब बात खुलकर सामने आई है, 7 लोगों का एक्सपर्ट पैनल जो था वो साफ तौर पर कह रहा है कि यमुना को इतना डैमेज हुआ है कि जो बाढ़ क्षेत्र होता है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, उसको अब रिपेयर किया ही नहीं जा सकता, इतना बड़ा डैमेज हुआ है, एनवायरमेंट के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। तो क्या जिस बात का जिक्र शहजाद कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, आप भी ये डिमांड करते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जनाब, थोड़ी सी बात हम लोग तकनीकी बात कर लें
कि एक जो सरकार की कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी के कानून हैं, उनके हिसाब से किसी भी रिवर बेड से 150 मीटर और किसी भी सी फ्रंट से 500 मीटर के अंदर किसी तरह का सिविल कंस्ट्रक्शन या कोई भी काम नहीं किया जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो रिवर बेड और फ्लैट्स होते हैं, वहां पर गहरे गड्ढे होते हैं, वाटर बॉडीज बनती हैं, वहां पर फिश, वहां पर फ्रॉग्स, वहां पर तमाम तरह के जो जीव जंतु हैं वो रहते हैं, और इनको किसी तरह का नुकसान पहुंचना एक बहुत ही इर्रिपेयरेबल डैमेज है। और इस तरह से जो शहजाद भाई ने भी जो बताया है वो बिल्कुल सही है। इनके ऊपर 120 करोड़ का फाइन हुआ और इस पूरी जम्बूरी को एक सरकारी इवेंट बनाया गया वहां पर। आपको याद होगा कि पहले इनकी परमिशन तक कैंसिल की गई थी, मगर उसके बाद अब इन्होंने क्या किया है कि जो पूरा रिवर बेड है उसको फ्लैटन कर दिया है। तो जैसे मुंबई के अंदर आपको पता होगा यहां पर मैनग्रोव्स होते हैं, जो मैनग्रोव्स होते हैं वो किसी भी क्लाइमेटिक चेंज के लिए, कैलेमिटी के लिए एक बफर जोन का काम करते हैं। इन्होंने उस बफर जोन रवि को श्रीवास्तव खत्म करके साहब, रवि श्रीवास्तव साहब, आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं। सारा जो एनवायरमेंट को नुकसान हुआ है वो भी आप गिना रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से पूरी मदद मिल रही थी। आपको मैं बता दूं, आप ही की पार्टी की सरकार है दिल्ली में, और दिल्ली सरकार का पूरा समर्थन था इस इवेंट को। अरविंद केजरीवाल खुद गए थे, कपिल मिश्रा इसके सपोर्ट पे खड़े हो गए थे। मुझे आपकी बात से कोई इनकार नहीं है। अगर सरकार कुछ कर रही है या सरकार की तरफ से कोई काम किया जा रहा है, तो जो विरोध है वो विरोध अपनी जगह पर है, उस विरोध के लिए संस्थाएं अपनी जगह पर हैं। ये एक उस इवेंट के अंदर तो इंटरनेशनल लोग भी आए थे, उसमें बहुत सारे लोग आए थे, राज्यों के मुख्यमंत्री भी आए थे। तो ये तो ये इसको कहना नहीं चाहिए कि उनकी तरफ से उन्होंने बायकॉट क्यों नहीं किया, ये एक गलत इन्फ्लुएंस होगा। मगर हकीकत ये है। रवि श्रीवास्तव साहब, मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि एनजीटी का कितना कड़ा रुख था ये इवेंट से पहले पता चल गया था सबको। आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनको क्या यह जानकारी नहीं थी कि किस तरह से यहां पर नियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? आपको अगर मालूम होगा तो जब पूरी इस बात की शुरुआत होने वाली थी, जब कार्यक्रम की बातचीत हो रही थी, तो दिल्ली सरकार ने अपना प्रोटेस्ट इसके बारे में दर्ज कराया था। ऐसा नहीं है कि हमारी जो सरकार है वो इसकी तरफ से बेखबर थी। इस बात की पूरी जानकारी किस तरह प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया था? को बड़ा नुकसान होने वाला है जी। अच्छा, कपिल मिश्रा ने तो लेटर लिखा था कि एक नहीं और पुल बनाइए आर्मी के इस्तेमाल से। ये आपको याद होगा, कपिल मिश्रा मंत्री है, अभी भी है, बिल्कुल। उन्होंने लेटर लिख के कहा कि एक ही पुल नहीं, आर्मी का इस्तेमाल और पुल बनाने में करना चाहिए। तो इसके बारे में आप कहते हैं कि कपिल मिश्रा जी और अरविंद केजरीवाल जी गलत थे? और राजनीति करके कपिल मिश्रा ने लेटर लिख के ये कहा कि मैं एक पुल और बना दूंगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। वही बब्बर साहब, दरअसल सोचने की जरूरत दोनों को है, बीजेपी को भी और आम आदमी पार्टी को भी। एनडीए की सरकार है इस देश में और सेना वहां पर पुल बना रही थी और वो काम किसी को गलत भी नजर नहीं आ रहा था। बार बार सवाल उठ रहे थे कि सेना का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जवानों के मोराल की बात हो रही थी, उनके मोराल पे क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ जो दिल्ली सरकार के जल मंत्री थे वो इस कार्यक्रम के सपोर्ट में लेटर पर लेटर लिखे जा रहे थे। उसके बावजूद भी आप लोग आज अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। आप दोनों से ही मैं ये बात कह रहा हूं, बब्बर साहब और रवि जी। नहीं देखिए सर, हमारा सोचना ये है समीर भाई थोड़ी सी बात इसको करेक्ट कर देता हूं। समीर भाई एक मिनट, मेरी बात खत्म होने दीजिए। रवि जी फिर आप बाद में रखिएगा अपनी बात। पर्यावरण की बर्बादी वहां पर रवि जी, की गई है। रवि जी एक मिनट, बब्बर साहब को बोलने दीजिए। रवि जी मैं आऊंगा आपके पास। देखिए समीर भाई, इसमें सिर्फ दो मुद्दों को आप मिलाइएगा नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी के काम करने का तरीका ऐसा है कि उस समय ये उस सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में भी राजनीति ढूंढ रहे थे। तो जैसे इनको आदत है, कपिल मिश्रा ने बड़े बड़े लेटर निकालकर उसका भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की कि जी मैं पुल बनवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा। तो मैं सिर्फ उस बात को कह रहा हूं कि इन लोगों के स्टैंड्स जो हैं वो बदलते रहते हैं। जहां तक आपने बात करी, आज एनजीटी जो फैसला लेगा, जो भी फैसला होगा और जो भी नुकसान होगा, मुझे लगता है कि उस संस्था को उसको भरना चाहिए और सरकार कहीं उनके समर्थन में नहीं पर है। आपकी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने, आपकी कल्चर मिनिस्ट्री ने 3 करोड़ रुपए क्यों दिए एओएल को? एक मिनट, आपकी कल्चर मिनिस्ट्री ने इस प्रोग्राम के लिए 3 करोड़ रुपए दिए, क्या आप उसकी मांग वापस करेंगे अब? समीर भाई, नहीं समीर भाई, देखिए शहजाद भाई, मेरा ये कहना है, देखिए आप थोड़ा सा इसको जरा ओपन माइंडेड होकर सोचिए।
आपके जहां मुख्यमंत्री हैं, नहीं, बहुत आप सारी देवबंद बब्बर को साहब 3 करोड़ रुपए देंगे ऐसे प्रोग्राम के लिए? बब्बर साहब सवाल देखिए बहुत सीधा सा है। आप अपने इस देखिए आप अपनी जिम्मेदारी से बच के दूसरों के ऊपर नहीं डाल सकते ना ये बात। जो आपने किया है वो तो किया है। बहुत सारी संस्थाएं हैं, हम बिल्कुल अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे हैं। मेरा ये कहना है कि कहीं पर भी जो भी नुकसान हुआ है और जो भी फैसला आएगा, जितनी भी पेनल्टी होगी, इस संस्था को देनी चाहिए। सरकार का उस संस्था के साथ उस तरीके का संस्था तो देगी, आर्ट ऑफ लिविंग तो देगी और उसको देना पड़ेगा। एनजीटी का इतना सख्त रुख है तो वो पेनल्टी से बच तो नहीं सकते, लेकिन सरकार ने जो कुछ किया उसका हिसाब किताब कैसे होगा? सवाल यहाँ पर ये था। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब डॉक्टर गोपाल, इसका मतलब डॉक्टर गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। डॉक्टर गोपाल, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो अब 7 एक्सपर्ट्स का जो पैनल है और इसने जो रिपोर्ट सौंपी है कि भाई जो फ्लड प्लेन है उसको इतना जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है, यमुना के साथ जबरदस्त तरीके का खिलवाड़ हुआ है, एनवायरमेंट के साथ खिलवाड़ हुआ है, कितना सीरियस आप मानते हैं इसे? यमुना के पास कोई अधिकार ही नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। सबके पास अधिकार है, केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, दिल्ली सरकार के पास अधिकार है, लेकिन नदी के पास कोई अधिकार नहीं है। ये नदी के प्रति और पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता का इससे बेहतर नमूना नहीं हो सकता है। और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो किसी भी सूरत में अपने आदेश का 13 जनवरी 2015 के आदेश का उल्लंघन न होने दे, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने अपने आदेश का उल्लंघन होने दिया। और अपने अंतरिम, जब कमेटी की रिपोर्ट आई थी, अंतरिम रिपोर्ट आई थी, तब कमेटी ने कहा था कि 120 करोड़ का लगभग नुकसान हुआ है, एक रफ एस्टीमेट दिया था। उस समय भी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उस डैमेज के अमाउंट को कम कर दिया था, 120 करोड़ से घटा करके 5 करोड़ का मांग किया था। अब जब फाइनल रिपोर्ट 28 जुलाई को सबमिट की गई है, ये उम्मीद की जा रही है कि कमेटी ने जरूर एसेस किया होगा कि डैमेज इतना ज्यादा है कि शायद वो 120 करोड़ एक बहुत कंजर्वेटिव एस्टीमेट था और ज्यादा होगा। लेकिन ग्रीन ट्राइब्यूनल का रुख दिखाता है कि राजधानी क्षेत्र में भी जब पर्यावरण पर हमला होता है, जब यमुना पे हमला होता है, तो एक इन्वायरमेंटल लॉलेसनेस बनी रहती है और सारी एजेंसीज, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल आर्म हो, वो नदी को बचाने के लिए, यमुना के फ्लड प्लेन को बचाने के लिए ऐसा कोई भी कारगर कदम नहीं उठा पाती है कि उसको तत्काल प्रभाव से रोका जा सके। ये अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस फिक्स होनी चाहिए। कौन सी इंस्टीट्यूशंस थी जो कि रिस्पॉन्सिबल थी? किसी भी सूरत में आर्ट ऑफ लिविंग का वो प्रोग्राम नहीं होना चाहिए था, वो हुआ, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और डॉक्टर गोपाल, सबसे ज्यादा खास बात यह है कि आज जब इस एक्सपर्ट पैनल की जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट जब सामने आई है, तो आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपने तमाम व्यूअर से यह कहना चाहूंगा कि हम चाहते थे कि इस डिबेट में आर्ट ऑफ लिविंग के स्पोक्स पर्सन जो हैं वो भी मौजूद रहें ताकि वो अपनी बात रख सकें। उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया। उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया है कि भाई वो चाहते हैं कि दूसरी कमेटी बने, दूसरा पैनल बैठे और वो इस पूरे मामले की जांच करे। उसकी सुनवाई चल रही है, इसलिए वो अभी कुछ नहीं बोलेंगे। यानी अब जो 7 एक्सपर्ट्स के पैनल की रिपोर्ट आई है, उसकी जो भी रिपोर्ट है वो उन्हें स्वीकार्य नहीं है, वो उस पर बातचीत नहीं करना चाहते और वो उनके हिसाब से कोई मायने नहीं रखती। शहजाद, इस रुख को आप कैसे देखते हैं? इस रुख को मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानता हूं, कोर्ट की अवमानना मानता हूं। उन्होंने सिर्फ इतना नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये जो कमेटी बनी है वो एक बायस्ड है, मतलब पक्षपात कर रही है और अंधी है, इनको समझ नहीं है एनवायरनमेंट की। मुझे आप बताइए कि अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं एक एनजीटी की कमेटी के लिए, कोर्ट की बनाई हुई कमेटी के लिए, तो क्या मोदी जी जो ऐसे आदमी के प्रोग्राम में गए, क्या अब वही मोदी जी ट्वीट करके या खुद होकर कहेंगे कि देखिए ये कानून के ऊपर आप कोई नहीं है? अगर एक कमेटी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की ऑथराइज्ड कमेटी ने कहा है, तो उसका आप पालन करें। क्या ये वजीर आजम की जिम्मेदारी नहीं है कि जो जिनके जाने से ये प्रोग्राम हुआ? पहली बात तो अगर उस समय वजीर आजम कहते कि मैं नहीं जाऊंगा तो ये प्रोग्राम नहीं होता, एनजीटी में वो दम आ जाता कि वो उसको कैंसिल करते। पर क्योंकि
वजीर आजम जा रहे थे, एनजीटी ने उसने अपना काम नहीं किया, जैसे गोपाल भाई बता रहे हैं। दूसरी बात, 2 बार कंटेम्प्ट कोर्ट की नोटिस उनको जारी हो चुकी है। 3 हफ्ते में जो फाइन भरना था 3 महीने तक वो नहीं भर पाए हैं। तो आप मुझे बताइए समीर भाई, आपके ऊपर 100 रुपए का चालान होगा और आप नहीं भरोगे एक जो दिन अवधि है उसमें, तो आपके ऊपर तो पुलिस आ जाएगी आपको पकड़ने के लिए। और यहां पे 5 करोड़ का जिस पे फाइन था वो नहीं भर रहा है, 120 करोड़ का पहले का फाइन है वो नहीं भर रहा है, तो उसको कोर्ट के जरिए उसको जेल में क्यों नहीं बैठना चाहिए? बब्बर साहब, ये सवाल उठेगा सरकार के लिए, सरकार ने ऐसा रवैया क्यों अख्तियार किया कि पूरे देश में यह मैसेज गया कि श्री श्री रविशंकर इस देश में आम आदमी से ऊपर हैं, उनकी हैसियत ज्यादा है? यह मैसेज क्यों दिया आप लोगों ने? देखिए, शहजाद भाई जो कह रहे हैं ना, इनकी कुल मिलाकर बात कंट्रेरी अपने आप साबित हो रही है। आप एक जगह कह रहे हैं कि एनजीटी फैसला कर रही है, उनके ऊपर पेनल्टी लगा रही है, उनको कह रही है कि कंटेम्प्ट कर रही है। दैट मीन्स जुडिशरी सिस्टम जो है वो ऑटोनॉमस काम कर रहा है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहा है, सरकार का उसमें कोई दखल नहीं है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि सरकार को, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए और प्रधानमंत्री जी एनजीटी को बल दे देते तो ये हो जाता। तो मुझे लगता है कि इसमें राजनीतिकरण ना करें, इस मुद्दे को इस तरीके से समझें कि एनजीटी का जो इंडिपेंडेंट वर्किंग है, ये तो वजीर आजम की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बब्बर साहब, ये मैसेज इसलिए गया क्योंकि एनजीटी जब कोई फैसला लिया इस इवेंट को लेकर, उसके बाद जिस तरह का रुख आर्ट ऑफ लिविंग का नजर आया, श्री श्री का नजर आया कि वो अपने आप को हर बयान में ये जताते रहे कि हमारा जो दर्जा है वो तमाम कोर्ट से ऊपर है, तमाम सिस्टम से ऊपर है। सवाल इसलिए उठ रहा है। देखिए समीर भाई, हमारे देश की सामाजिक जो रचना है ना, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो भी लोग संस्कार का, धर्म का काम करते हैं, लोग उनको ज्यादा इज्जत देते हैं। ये हमारी पार्टी में नहीं, सब में होता है। तो इसलिए आप आज उनके कार्यक्रम में करोड़ों लोग आते हैं। कल क्या इस देश में धर्म आगे है या संविधान आगे, आईन आगे है? धर्म का नाम लेकर बब्बर साहब इस देश में कुछ भी कर लिया जाता है। देखिए, मेरी धर्म का नाम लेकर अगर कोई भी उतर आएगा कोई भी इवेंट करने के लिए, तो कानून की धज्जियां उड़ाने की छूट मिल जाएगी उसको। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, बब्बर साहब एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। यही सवाल आपके सामने रखूंगा और तमाम अपने पैनलिस्ट के सामने रखूंगा। ये एक बड़ा सवाल आपने खुद खड़ा कर दिया है अपने जवाब के जरिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन होते हैं हाजिर। तो यमुना के किनारे आर्ट ऑफ लिविंग का जो प्रोग्राम हुआ, जिस तरह से उसकी पब्लिसिटी की गई वो तो सबने देखा, और जिस तरह से कानून की नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, उसको लेकर जो एक्सपर्ट पैनल था उसने अपनी रिपोर्ट एनजीटी को सौंप दी है। और ये रिपोर्ट साफ जाहिर करती है कि किस तरह से एनवायरमेंट के जो नियम कानून हैं, जो कायदे हैं, उनकी धज्जियां उड़ाई गई इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के दौरान। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्कू श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अक्कू श्रीवास्तव साहब, ब्रेक से पहले हम ये लगातार डिस्कशन कर रहे थे और जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है बब्बर साहब हमारे साथ, उनका साफ तौर पर कहना था कि भाई जो लोग कल्चर से जुड़े हुए हैं इस देश के, जो लोग रिलीजन से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ ना कुछ छूट तो देनी ही चाहिए। और उनके लिए अगर कोई सरकार जो है वो उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है तो उसको उस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए जैसा इस वक्त देश का मीडिया देख रहा है। देखिए, ये बात बहुत अजीबोगरीब है। आप गलत कोट कर रहे हैं। कल्चर वाले एग्रीकल्चर का बाजा बजाते हैं। तो एक मिनट, मैं राजीव, आपने जो कहा नहीं कहा मैं नहीं जानता, लेकिन अगर इस तरीके की बात की जाती है कि कल्चर वाले एग्रीकल्चर का नुकसान करने के लिए स्वतंत्र हैं, बब्बर साहब सुन लीजिए, तो मैंने कोई सरकार, बब्बर साहब सुन लीजिए, आप अपने शब्दों को मेरे मुंह में मत डालिए। मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहा हूं, मैं सुन लूंगा, लेकिन आपने मेरी स्टेटमेंट गलत कोट करी है समीर। नहीं, आप मेरी स्टेटमेंट गलत कोट कर रहे हैं। अरे भाई बब्बर साहब, आपने कहा ना कि जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, इंडियन कल्चर से जुड़े हुए हैं, उनको अगर किसी तरह की फैसिलिटी दी जा रही है तो इसमें गलत क्या है? ये आपने कहा, इसमें दिक्कत क्या है? आप उसको रीप्ले करके देखिए। अगर ये स्टेटमेंट सही है, एक राजीव बब्बर साहब आपका हो सकता है वो मतलब ना हो। अक्कू जी से जवाब ले लेते हैं, सुन लीजिए।
एक अगर मान लीजिए ये बयान कहा गया है तो इस बयान के बारे में मेरा कहना यह है कि क्या कल्चर से जुड़े हुए लोगों को एग्रीकल्चर को बर्बाद करने की छूट दी जानी चाहिए, या उनका जो मतलब कल्चर है, तो अगर कल्चर की हेमा मालिनी है तो कहीं पे जाके कुछ भी जमीन कब्जा कर सकती हैं, या कल्चर के लोग जो हैं वो किसी भी तरीके से अपनी हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ लें। मेरे ख्याल से ये मान है नहीं ठीक, ना ही उन्होंने ऐसा मतलब उनका ये उद्देश्य था, लेकिन उद्देश्य नहीं भी था और अगर गलती से भी हुआ है तो उनको उसका दंड का भागी होना पड़ेगा। कोई उसमें किसी भी छूट की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई हो, लेकिन आप में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी मान्यता को मानने वाले को जो एक बेसिक मूलभूत जरूरत है या बेसिक मूलभूत सिद्धांत है उसको तोड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ये दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे लोगों को किसी न किसी नाम पे, कभी धर्म के नाम पर, कभी जातियों के नाम पर, कभी किसी और तरीके से उनको आप बड़ी भारी छूट देते हैं और देश के एक ढांचे का नुकसान करते हैं। यही दिक्कत है। बिल्कुल छूट देते हैं, यही छूट देते हैं और ये लगातार हम देखते आए हैं। ये आज भी हो रहा है, इससे पहले भी हुआ है। रवि श्रीवास्तव साहब बहुत देर से चुप हैं। रवि श्रीवास्तव साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आप भी भागीदार बन गए। आप बीजेपी पर तो आज आरोप लगा रहे हैं कि भाई फैसिलिटीज जो थी सारी वो उनकी तरफ से प्रोवाइड की गई श्री श्री रविशंकर को। आप ये भी बात कर रहे हैं कि नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई। ये तमाम बातें आपको पहले से पता थी, लेकिन आपने भी जमकर फैसिलिटी प्रोवाइड की। आप भी कहीं ना कहीं स्पॉन्सर बन गए। दिल्ली सरकार की जितनी शक्तियां हैं वो आज देश की जनता के सामने हैं। दिल्ली सरकार के पास में जो शक्तियां हैं वो तो छीनी जा रही हैं केंद्र सरकार के द्वारा रोज। और देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो दूसरा मसला है, वो दूसरा मसला है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। प्लीज अभी मेरी बात सुन लीजिए। श्री श्री रविशंकर जो है वो नरेंद्र मोदी जी के इलेक्शन कैंपेनर रह चुके हैं। 40 रुपए में डॉलर बिकवाने का जो बयान था वो श्री रविशंकर, वो अरविंद केजरीवाल के इलेक्शन कैंपेनर तो नहीं थे ना रवि जी। फिर अरविंद केजरीवाल क्यों गए उस समारोह में? उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं, वो तो अगर वहां के मुख्यमंत्री है तो उस नाते से उनको अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ेगी। पर ये आप समझिए, वो मुख्यमंत्री हैं, वो वहां पर जाएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी थी। उनको पता था कि नियम कानूनों से खिलवाड़ हो रहा है, उनको पता था कि कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, फिर भी मुख्यमंत्री का जाना वहां पर जरूरी था। बब्बर साहब, फिर भी ये जरूरी था कि आपके जो जल मंत्री हैं वो लेटर लिखें। राजीव बब्बर साहब ने जो अर्ज किया है कि यहां पर जो कल्चर के नाम पर जो है आपको छूट देनी पड़ेगी, ये अनजाने में सच्चाई बोल गए हैं। हकीकत ये है कि चाहे उज्जैन का सिद्धहस्त कुंभ हो, चाहे नासिक का कुंभ हो, हर जगह पर सिर्फ पार्टी का प्रचार प्रसार किया है। वहां पर आप एक्शन रिप्ले करके देखिए साहब, इन्होंने राजनीति मंच बनाया है। मेरे को अपनी भाषा पे संयम है, मुझे पता है मैंने क्या बोला है। ठीक है, आप मेरी रिकॉर्डिंग को शहजाद मैंने क्या गलत समझ लिया राजीव बब्बर को? बब्बर साहब सुनिए, दूसरे पैनलिस्ट को भी सुन लीजिए। मैं दूसरे पैनलिस्ट से ही पूछ लेता हूं। शहजाद, क्या आपको लगता है कि मैं गलत समझ रहा हूं राजीव बब्बर को? राजीव बब्बर इस बात का जिक्र नहीं कर रहे थे कि भाई धर्म और कल्चर या संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उस पर आवाज नहीं उठनी चाहिए? ऐसा है कि राजीव बब्बर जी बोल तो बहुत कुछ रहे हैं, हाँ। पर जो राजीव बब्बर जी नहीं बोल रहे हैं वो हम सुन पा रहे हैं, हाँ। और वो यही था कि धर्म और कल्चर के नाम पे कुछ भी किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट की जो रूल्स गाइडलाइंस है वो इन लोगों पे नहीं लागू होती। मेरे दो सवाल है, अगर ऐसा है, पहले तो ये लोग वो है जो कहते हैं आईन सबसे ऊपर है, धर्म को हम लोग नहीं देखते, कल्चर अलग चीज है पर आईन सबसे ऊपर है, पर आज इनकी जो है डेफिनेशन बदल चुकी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या अगर ऐसा प्रोग्राम अरशद मदनी या मैं करना चाहूं, मैं वहां पे इफ्तार करना चाहूं, मैं वहां पे मुस्लिम रिलीजियस प्रोग्राम करना चाहूं, मुझे क्या मोदी जी आर्मी का इस्तेमाल करने देंगे? और दूसरी बात, बहती गंगा में सभी ने हाथ धोया, बहती यमुना में भी अरविंद केजरीवाल ने हाथ धोया, सदर जमहूरियत ने मना कर दिया जाने से, दिल्ली चीफ मिनिस्टर को जाने की जरूरत नहीं थी। यह गलत बात है, आप इसको डिफेंड ना करें। अभी भी समय है, अरविंद केजरीवाल ट्विटर पे कह दे कि श्री श्री रविशंकर ने जो किया वो गलत किया और कानून का पालन करे और कोर्ट की अवमानना ना करे। मैं कम से कम इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि अरविंद केजरीवाल में इतना तो कम से कम होना चाहिए। श्री श्री रविशंकर को इतना दर्जा क्यों मिला है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और देश के कानून के ऊपर? क्या किसी और धर्म के गुरु को ऐसा जो दर्जा है आप देने के लिए तैयार हैं?
शहजाद साहब, वो जो कमेटी जो भी फैसला देगी वो तो सबको मान्य होना चाहिए ना। वो कमेटी मेरे फैसला ख्याल से देगी ये ना 28 तारीख को, भूल रहे हैं। 28 सितंबर को फैसला आएगा ना। ये भूल रहे हैं। अरे आज की जो रिपोर्ट है उसको इन्होंने बेसलेस कह दिया। इससे पहले एनजीटी को कई बातें कही उन्होंने। चलिए ठीक है, बब्बर साहब आपको कहना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। बब्बर साहब को जवाब देना है। बब्बर साहब, देखिए ऐसा है, मैंने जो कहा मैं उस बात को दोबारा कह देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैंने कहा कि इस देश में धर्म में, समाज में काम करने वालों को लोग सम्मान देते हैं। ये मैंने कहा, आप दोबारा रिकॉर्डिंग सुनेंगे आपको मिलेगा। अब आ जाए हम मुद्दे पे। देखिए यहाँ पे पर्यावरण की बात हो रही है। सरकार भी, इस देश की सरकार भी, हुकूमत भी वो लोगों की श्रेणी में आती है। हमने 96,000 सुनिए साहब, 96,000 किलोमीटर हाईवे को ग्रीन करने का संकल्प लेने के बाद, उसके लिए हमने एलोकेशन करने के बाद उसका सारा मॉनिटरिंग सैटेलाइट से होगा। ये देश में पहली बार हो रहा है। पर्यावरण की चिंता है तभी हो रहा है। अरे इसका मतलब ये थोड़ी है कि यमुना को बर्बाद कर दोगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि यमुना नदी को बर्बाद करोगे। और यमुना नदी का आपके कल्चर और धर्म में क्या रोल है वो जरा समझाइए लोगों को। भाई मैं उसको नष्ट करना आपके धर्म में लिखा है। शहजाद भाई, अपनी बात रखने दीजिए। बब्बर साहब बोलिए, आप अपनी बात रखिए। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। और जो नुकसान हुआ कोर्ट जो फैसला करे और जो भी संस्था है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैंने कब बोला? मैं तो आप ये आज आप ये बात मानते हैं ना बब्बर साहब की सरकार से गलती हुई। शहजाद भाई 45 इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कराना चाहिए था उस जगह पर जहां पर नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गलती हुई आपसे, ये मान लीजिए आप। आपकी बात सुनूंगा मैं, आप मेरी बात सुनिए। शहजाद भाई सुनिए। शहजाद भाई, इस देश में नहीं, मैं समीर बोल रहा हूं। 45,000 करोड़ रुपया पड़ा था जो आपकी सरकार ने 10 साल, हाँ सुनिए, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार ने उस पैसे को खर्चा नहीं। हमारी सरकार ने आते ही तुरंत सभी सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट करके वो वन लगाने का काम शुरू किया। तो हम सरकार ने एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए कितना बजट रखा, ये मुद्दा नहीं है। मुझे सुनिए, आप देखिए सर, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि श्री रविशंकर को कानून की धज्जियां उड़ाने की परमिशन क्यों दी गई? देश के दिल्ली में यमुना को बर्बाद करने की कोशिश उन्होंने जो की, उसकी इजाजत उन्हें क्यों मिली? आप मुझे जबरदस्ती आर्ट ऑफ लिविंग का स्पोक्स पर्सन नहीं बना सकते। मैंने अपनी बात जो रखी वो रखी और आपको बताया कि हमारी सरकार का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसको आप सब लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आज एनजीटी जो काम कर रहा है, कोर्ट जो काम कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट कर रहा है। और जिसने गलती की हो, मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों ने सरकार में भी गलती की है उसको भी कोर्ट सजा देना। आप समझिए बात को। इसलिए हम इसमें कहीं कोई दखल नहीं दे रहे, हमारा स्टैंड बड़ा स्पष्ट है। तो आप कहेंगे रविशंकर गलत है, जो उन्होंने बयान दिया वो गलत है? आप कहिए ये, आप ये कह दीजिए आज कम से कम कि रविशंकर जो सवाल उठा रहे एनजीटी पर और पैनल पर वो गलत है। पैनल में एक सरकार का सेक्रेटरी है। आप कहिए ये। शहजाद भाई, क्या आप में हिम्मत है कहने की? आप कहिए। शहजाद भाई कोर्ट का काम आप और मैं क्यों कर रहे हैं? क्यों आप उलझ रहे हैं? कोर्ट को काम करने। अरे आप रूलिंग पार्टी, आप कहिए कि श्री रविशंकर गलत कर रहे हैं कोर्ट की अवमानना करके, इतना तो कहिए आप। आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है शहजाद, आप मुझे जो आदमी, आप अगर मैं कोर्ट को क्वेश्चन करता तो आप मुझे बोलते कि आप गलत है, तो आप रविशंकर को क्यों नहीं बोल सकते गलत है? कोर्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं। मजबूरियां हैं, समझिए शहजाद क्या मजबूरी है? बब्बर साहब एक मिनट, डॉक्टर गोपाल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गोपाल, आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है जिस तरह से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया, जिस तरह से सरकार की भूमिका इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में नजर आई, हो सकता है ना हो, मैं ये कहूंगा, बब्बर साहब की बात मान लेते हैं, लेकिन जिस तरह की भूमिका नजर आई, आपको लगता है वो ठीक था, या फिर कहीं ना कहीं इस पूरी कवायद से ये साबित हुआ है कि एक आदमी जो कि इंडियन कल्चर की बात करता है, धर्म की बात करता है, वो कानून से ऊपर हो गया? ये मैसेज तो नहीं गया कहीं? नहीं, ये जो शशि शेखर समिति की रिपोर्ट है वो पर्यावरण के सारे जो सवाल उठाए गए थे उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है। वो ये दिशा नदियों को बचाने के लिए इस रिपोर्ट का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो सकता है।
क्योंकि ये रिपोर्ट कहती है कि इस प्रकार का काम जब किसी नदी के फ्लड प्लेन में, यमुना के फ्लड प्लेन में किया जाता है तो वो पर्यावरण विरोधी है, वो अवैज्ञानिक है, वो संस्कृति के दृष्टि से भी गलत है। क्योंकि प्रकृति जब नहीं बचती है तो संस्कृति कहां से बचेगी? यमुना का सही सलामत बचा रहना संस्कृति का बचना है, और यमुना पर हमला संस्कृति पर हमला है। तो ये जो छद्म संस्कृतिवादी हैं और जो पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता दर्शाते हैं, ये इल्जाम की बात अब नहीं रही। शशि शेखर समिति रिपोर्ट इस बात को स्पष्ट तौर पर चिन्हित करती है कि जो बातें उठाई गई थी पर्यावरण के संगठनों के द्वारा वो बिल्कुल सही थी, और ये कार्य अवैज्ञानिक है, और इस प्रकार का कार्य दोबारा फिर ना हो इसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। सवाल ये भी है कि शशि शेखर जी क्योंकि जल संसाधन मंत्रालय के सचिव हैं, तो ये क्या दिखाई नहीं दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार और सरकार का पर्यावरण मंत्रालय एक अलग पोजीशन लेता है गंगा के मामले में? और गंगा का नाम लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि यमुना गंगा रिवर बेसिन का हिस्सा है। हम टुकड़े टुकड़े में नदियों के बारे में और यमुना फ्लड प्लेन पे जो कंस्ट्रक्शंस हुए हैं उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। यमुना फ्लड प्लेन पे आर्ट ऑफ लिविंग का ही कंस्ट्रक्शन गलत नहीं है। गंगा की सफाई के लिए जो पूरी मुहिम चल रही है और सरकार जिस तरह से इस मुहिम को छेड़े हुई है, और जिस मंत्री को ये जिम्मेदारी दी गई है, उमा भारती ने दौरा किया इसी इलाके का, फ्लड प्लेन्स का, और उसके बाद कहा कि यहां तो काम बहुत अच्छा हुआ है। श्री श्री रविशंकर को उन्होंने बधाई दी कि आपने इतने अच्छे तरीके से ये काम किया। वो क्या नहीं समझ पाए आपके हिसाब से? आप तो दूसरी बात कर रहे हैं। नहीं, ये टुकड़े टुकड़े में देखा जा रहा है और नदी को संपूर्णता में नहीं देखा जा रहा है। उस पे जो हस्तक्षेप भी हो रहे हैं उसके ऊपर भी टुकड़े टुकड़े में बात की जा रही है। ये जो समिति की रिपोर्ट के कुछ अंश बाहर आए हैं उस अंश से भी पता चलता है कि उन्होंने ऐतिहासिक रूप से जो हस्तक्षेप हुए हैं यमुना के फ्लड प्लेन में उसको उन्होंने कॉग्निजेंस में नहीं लिया है। हाँ, उन्होंने अच्छा किया है कि वो कह रहे हैं कि 10 साल तक वो फ्लड प्लेन का रेस्टोरेशन को मॉनिटर करेंगे, ये जरूरी है। ये और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि यमुना पे आर्ट ऑफ लिविंग का जो इम्पैक्ट है उसके अलावा जितने कंस्ट्रक्शंस हुए हैं और इंटरफेरेंस हुए हैं उसके क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट का असेसमेंट होना चाहिए। टुकड़े टुकड़े में असेसमेंट करके हम यमुना का हित नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट। एक छोटा सा मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ रहा है डॉक्टर गोपाल। जब ब्रेक के बाद आऊंगा तो मैं आपसे जानने की जरूर ये कोशिश करूंगा कि जो कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हुई हैं, जो यमुना के साथ खिलवाड़ किया गया, जो एनवायरनमेंट के साथ वहां पर खिलवाड़ किया गया, उसका असर अब हमें देखने को क्या मिलेगा, इस पर हम जरूर बात करेंगे आखिरी सेगमेंट में। और पॉलिटिक्स जो इस मामले को लेकर हो रही है उस पर तो बात चली रही है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तो श्री श्री के आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के नाम से जो बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था यमुना के किनारे, उसमें जिस तरह से नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि एक्सपर्ट्स का जो पैनल बना था उसने अपनी रिपोर्ट एनजीटी को सौंप दी, और एनजीटी का इस पूरे मसले को लेकर क्या रुख रहा है ये हम सबके सामने था ही। बब्बर साहब, आज इस कमेटी की रिपोर्ट की जब फाइंडिंग सामने आई है उसके बाद भी आर्ट ऑफ लिविंग का जो रुख है इस पूरे मामले को लेकर, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है वो ठीक है? क्योंकि वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स पैनल था ये पैनल ठीक नहीं था, इसने पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किया है, गलत रिपोर्ट दी है, दूसरा पैनल बनाया जाए, हम तब बात करेंगे। ये मतलब तरीका आपको ठीक लगता है? देखिए, ऐसा है कि मेरा ये कहना है कि चाहे आर्ट ऑफ लिविंग हो या कोई भी संस्था हो, कोर्ट यदि कोई फैसला करता है अल्टीमेटली इस देश में किसी ना किसी को तो मानना ही पड़ेगा। तो जब कोर्ट कोई फैसला करता है, कोई भी संस्था, मुझे लगता है उसको बहुत ही विवेक के साथ काम करना चाहिए और कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अगर आपको कहीं न्याय लेने के लिए आपको कहीं गुहार लगानी है तो गुहार भी लेजिटिमेट तरीके से लगानी चाहिए। ये अधिकार है, संविधान में सबको दिया है, किसी संस्था के नाते भी और किसी व्यक्तिगत नाते भी। तो मैं इसमें बहुत स्पष्ट हूँ कि कोर्ट के अनुसार जो कोर्ट मांगता है उसको आपको फुलफिल करना चाहिए, और अगर कोर्ट कोई चीज़ की सज़ा देता है तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। अल्टीमेटली हमको रूल ऑफ लॉ को थोड़े ना ब्रेक करना है। ये कोई भी संस्था हो, ये सिर्फ किसी आर्ट ऑफ लिविंग के संदर्भ में नहीं मैं कह रहा हूँ,
किसी भी संस्था को। ठीक है, अंकुश श्रीवास्तव, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज ये जो रुख नजर आया है आर्ट ऑफ लिविंग का इस कमेटी की रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से यह जताने की कोशिश हो रही है कि भाई पूरी सरकार हमारे साथ खड़ी है, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा? ये कहीं मैसेज देने की कोशिश तो नहीं हो रही है? नहीं, ये मैसेज देखिए, जब जब जिसकी जिसकी सरकार रही तब तब लोगों ने दिया है, चाहे वो कांग्रेस के जमाने में रहा हो या अभी जैसे जैसे उदाहरण दिए जा रहे थे। मुझे तो अफसोस हो रहा था उन उदाहरणों को सुनकर के कि अगर इस पर इस समय चर्चा हो रही है कि यमुना में जो हुआ वो ठीक है, तो उसमें राजीव बब्बर ये बता रहे हैं कि हमने इतनी ग्रीनरी बनाई। जब शहजाद पूनावाला से बात हो रही थी भाजपा के दौरान के, तो वो कांग्रेस के शासन के दौरान जिस जिस तरीके की चीजें हुई हैं, चाहे बाबरी मस्जिद गिराने को लेकर के मामले हुए हैं, बाकी चीजों, तो उस पर कोई बात नहीं करते हैं। वो रटी रटाई चीजों पे जब बात होती है तो फिर हमारा कोई उसमें विवेक काम नहीं करता है, ना ही हम कुछ और कर पाते हैं। ये तो भला हो कानून का, भला हो कुछ कमेटियों का, और जो फाइनली एक मिनट भला हो कानून का, भला हो कुछ कमेटियों को जिनके सहारे थोड़ी सी चीजें चल रही हैं। और हमें अब देश को कम से कम ये सोचना ही होगा कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। क्या हम सिर्फ एक को खुश करके दूसरे को नाखुश करके, या हम एक ने गलती की है तो दूसरा भी कहे कि नहीं साहब हम यहाँ पर इसका आयोजन करेंगे, तो ये कुछ बात बहुत समझ में नहीं आती। अगर माइटी का सब सवाल है, अपनी सत्ता का सवाल है, तो आप सब लोग जो मर्जी में आए कीजिए, लेकिन ये गलत है और गलत था, गलत रहेगा। और अगर आपने किसी पर्यावरणीय सुरक्षा का मतलब ध्यान नहीं रखा है, किसी प्राकृतिक चीज को नुकसान पहुंचाया है, तो निश्चित रूप से उसको सजा मिलनी चाहिए। और वो किसी बहाने से श्रीवास्तव जी, ये नहीं क्या आम आदमी पार्टी को भी आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि इस इवेंट के साथ, जबकि हमें ये पता था कि यहाँ कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तब भी इस इवेंट के साथ खड़े हो गए आप, और आज जब एक्सपर्ट्स पैनल की रिपोर्ट सामने आई है तब भी आम आदमी पार्टी का कोई लीडर सामने आकर बोल नहीं रहा है कि हाँ ये गलत हुआ दिल्ली के अंदर। ऐसे दिल्ली के हर मसले पर आप लोग बोलते हैं। समीर साहब देखिए, जो भी ये फंक्शन किया गया था, जो भी कार्यक्रम हुआ था, वो केंद्र सरकार की ओर से किया गया था, कोई राज्य सरकार ने नहीं किया था। पहली बात तो ये ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि AOL अभी भी हठधर्मी पर उतारू है। आज उन्होंने शाम को बैंगलोर प्रेस क्लब के अंदर 4 लोगों ने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो कमेटी बनी थी वो कमेटी गलत है, हमें उस कमेटी को चेंज करना चाहिए, तब रिपोर्ट आनी चाहिए। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बारे में NGT आगे के लिए एक मार्गदर्शन बनाए, पूरा एक नियमावली बनाए कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित अरे जनाब, NGT जो करेगी वो तो हम देखेंगे ही, और NGT जो कर रहा है उम्मीद भी सबको उसी से नजर आ रही है। लेकिन आपने क्या किया? आपको अपनी गलती का एहसास है? मेरा सवाल यह था। मैं गलती की बात का एहसास की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम उस कार्यक्रम के अंदर किसी तरीके के हिस्सेदार नहीं थे, सिवाय कि हम कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। अगर कल को श्री अरविंद केजरीवाल जी लाल किले में प्रधानमंत्री के भाषण में कार्यक्रम था तो क्यों कराने गए? इसका मतलब ये हो गया कि वो मतलब के साथ खड़े हो गए हैं क्या? ये नहीं सोचना चाहिए। रवि जी, फंक्शन में जाना एक अलग चीज है, फैसिलिटीज तो सारी कोई और प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन आपसे जो बन सका वो आपने किया, ये तो मानेंगे ना सर। हमारे बन सकने का कुछ था ही नहीं उसके अंदर। मिलिट्री ने तो वहां पे पुल बनाए थे, मिलिट्री सारे में लगी हुई थी, सिक्योरिटी सरकार की थी, पुलिस सरकार की थी। आपके दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं कपिल मिश्रा, वो लेटर लिख रहे थे कि भाई और सेना को लगा दिया जाए, सेना के जवान और जाकर वहां पर पुल बनाए। सर तो आपसे जो बन पड़ा आपने किया। कोई सेना ये बात अलग है कि आप इतना ही कर सकते थे। वो सेना के कमांडर तो नहीं है, उन्होंने कहा भाई ठीक है आप बना रहे हो तो और जो करना चाहते हो वो भी कर लो आप, यहाँ पे क्या हमें, जब आप नुकसान ही कर रहे हो तो फिर नुकसान ही कर लो पूरा जितना करना है आपको, और कर दिया उन्होंने नुकसान पूरा। हो रवि शहजाद, आपको समझ में आ रही है कुछ बातें जितने हल्के में ले रहे हैं रवि श्रीवास्तव? क्या ये वाकई मजाक का विषय है? चलिए, मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य इस देश का यही है कि पर्यावरण जो एनवायरमेंट है वो मजाक ही बन गया इस देश में, कोई फिक्र ही नहीं करता उसकी। ये दुर्भाग्य है, और मैं समझता हूं कि अभी 3 चीजें होनी चाहिए। बब्बर साहब मुझे अपनी बात रखने दीजिए। बब्बर साहब, सवाल शहजाद से। देखिए, पहले तो NGT को
एओएल को ऐसा फाइन देना चाहिए। कुछ लोग बताते हैं कि सिर्फ 300 करोड़ रुपया फाइन वाटर को रिचार्ज करने का होगा 10 साल के लिए। मुझे लगता है इससे कई गुना ज्यादा इसका फाइन होगा, 1000 करोड़ तक जा सकता है। इतना बड़ा फाइन लगाना चाहिए। दूसरा, एओएल के जो लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है उनको जेल में भेजना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नोटिस उन पर जारी करके कार्रवाई करके। और तीसरी बात यह है कि धर्म और संस्कृति, यमुना नदी का कोई धर्म है? यमुना नदी कोई संस्कृति? उस संस्कृति में तो यमुना नदी को मां मानते, देवी मानते, उसकी पूजा करते, और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, जायज ठहरा रहे हो जिसने यमुना नदी को मार दिया, जिसने यमुना नदी को आंसू पिलाए। आप उस संस्कृति को जस्टिफाई कर रहे हो, जायज ठहरा रहे हो। कल आप आसाराम बापू के रेप को भी जस्टिफाई करोगे, ये सांस्कृतिक रेप है, धार्मिक रेप है। इस तरीके के काम ना करें। धर्म और संस्कृति अपनी तरफ है, पर इस देश में कानून और संविधान सबसे ऊपर है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि देखिए, जब कल बाढ़ आएगी, कल अगर कोई चेन्नई में जैसे बाढ़ आए या कहीं और बाढ़ आती है, हम देखते जम्मू कश्मीर में हुई, अगर वो बाढ़ आएगी वो धर्म संस्कृति पूछ के आएगी कि सिर्फ जिन लोगों ने संस्कृति का बचाव करने के लिए कार्यक्रम किया उनके घर नहीं जाएगी और दूसरे लोगों के घर जाएगी? या रविशंकर जी और एओएल के जो एक्टिविस्ट है वो आएंगे हमें बचाने के लिए? कौन आएगा बचाने के लिए? इनके ऊपर 1000 करोड़ का कम से कम फाइन होना चाहिए और इन तमाम लोगों को जेल भेजना चाहिए कानून तोड़ने के लिए। और मोदी जी, ये लोगों के लिए मैसेज ये है कि सैया भये कोतवाल, तो अब डर काहे का? ये डर इनमें डालिए। आप इस देश के चौकीदार हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इनमें डर डालिए। गौरक्षकों में डाला, इनमें भी डालिए। बब्बर साहब, क्या एक कड़ा मैसेज जैसे गौरक्षकों को दिया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जितना कड़ा सख्त बयान, बेहद अच्छा बयान जो आया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, क्या आपको लगता है कि एक कड़ा बयान देने की जरूरत आज भी है? देखिए, ऐसा है कि आप खुद ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने एक कड़ा बयान और एक अच्छा बयान गौरक्षकों के लिए दिया है, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री जी हर विषय में काफ़ी सेंसिटिव हैं। मैं बार बार, ये ज़रूरी नहीं है कि आज ये विषय उठाए तो हर जगह प्रधानमंत्री जी उठ के उसका जवाब तुरंत दें, नहीं तो फिर प्रधानमंत्री जी सिर्फ जवाब ही देते रहेंगे। 2019 के बाद देंगे। गलती हुई है उन सब की फिक्स होनी चाहिए। अगर उसमें कई ऑफिसर्स हैं, कई पॉलिटिशियंस हैं, उन सबको फिक्स करना चाहिए और कोर्ट को उसको उसमें काम कर रही है उसमें फैसला लेना चाहिए। इसलिए शहजाद भाई जिस तरीके से बात कर रहे थे वो ठीक है, अपनी भावनाएं, अरे मन की बात हर हफ्ते करते, मन की बात में बोल दे कम से कम। शहजाद एक मिनट साफ नहीं, बब्बर साहब, लेकिन आप आज इस टीवी प्रोग्राम के जरिए, इस डिबेट के जरिए ये बात कहने के लिए तो तैयार है ना कि सरकार श्री श्री रविशंकर के साथ नहीं खड़ी है इस मसले पर, ये कहेंगे आप? किसी भी गलत काम के साथ में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार नहीं खड़ी है, ये बहुत स्पष्ट है। कानून और संविधान सबसे ऊपर है। करके दिखाइए। फिर बब्बर साहब, केंद्र सरकार की मंत्री उमा भारती को यह जरूरत क्यों पड़ी कि वो उस इलाके का दौरा करें और उसके बाद क्लीन चिट ना सिर्फ दें श्री श्री रविशंकर को, बल्कि ये भी कहें कि श्री श्री रविशंकर ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर? अगर विकास आप जो कह रहे हैं ना, करके दिखाइए। आपने सवाल नहीं सुना। देश में विकास हो रहा है, ये विकास धर्म सबसे ऊपर रखा है, इसीलिए हो रहा है। जी बब्बर साहब, मैंने आपकी बात मान ली कि आप लोग बहुत ज्यादा सीरियस हैं, लेकिन ऐसे में सेंट्रल मिनिस्टर को, उमा भारती को यह जरूरत क्यों पड़ी कि वो इस इलाके का दौरा करें, जबकि मामला एनजीटी में चल रहा है? वो इस इलाके का दौरा करें, न सिर्फ क्लीन चिट दें, बल्कि ये भी कहती हैं वो कि श्री श्री रविशंकर ने बहुत बढ़िया काम किया यहां पर एनवायरमेंट के लिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए। देखिए उन्होंने किस संदर्भ में क्या कहा उनसे आप पूछिए, लेकिन मैं आपको सरकार का, पार्टी का स्टैंड बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं। संविधान सबसे ऊपर है, कानून जो वो आपकी पार्टी की मंत्री नहीं है क्या? संस्था के साथ में वो आपकी वरिष्ठ मंत्री है, तो उसके साथ ना उसके खिलाफ नहीं। हमारी पार्टी की, मुझे मालूम, मैंने शहजाद भाई, मैंने ना उनके साथ है ना उनके खिलाफ है। ठीक है बब्बर साहब, डॉक्टर गोपाल, मैं आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, आप हमारे व्यूअर्स को जरा आखिर में यह समझा दीजिए, वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है हालांकि, कि अब ये जो फाइंडिंग सामने आई हैं, जिस तरह से खिलवाड़ किया गया है पर्यावरण के साथ, एनवायरमेंट के साथ, इसका अब असर आने वाले दिनों में यमुना पर क्या देखने को मिलेगा? एक तो समिति की रिपोर्ट बताती है कि यमुना के कोर्स के साथ, उसके फ्लड प्लेन्स के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिसके कारण बहुत सारी प्रजातियां, फ्लोरा फौना नष्ट हो गई हैं। वहाँ का जो फ्लड प्लेन का जैसा सैंड होना चाहिए, जैसा सॉइल होना चाहिए, उसको बिल्कुल ठोस बना दिया गया है। तो उसके लिए वो बहुत ही खतरनाक है। वो बहुत प्रकार के स्पीसीज का, अभी पिछले दिनों एक वैज्ञानिक अध्ययन आया कि पूरे विश्व में 45% जो इंसेक्ट पॉपुलेशन है वो कोलैप्स कर गया, वो डिक्लाइन के एक्सटिंक्ट हो गए।
तो इस प्रकार की स्पीसीज का पूरे पर्यावरण के लिए और जन स्वास्थ्य के लिए, इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरत होता है। लेकिन इन सब की अनदेखी करके इस तरीके का एक तरीके से भयानक तांडव रचा गया, और जिसमें कि यमुना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस यमुना फ्लड प्लेन में, यमुना बेसिन में रहने वाले जीव जंतुओं के साथ और फ्लोरा फौना के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। लेकिन अब सुधारने का जहां तक सवाल है, तो सुधारने के क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ राजनीतिक बातें बहुत हुई हैं। यदि ये राजनीतिक दल ये कहें कि नदी के पास भी अपना कुछ अधिकार होना चाहिए, कि वो केंद्र सरकार के पास उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार है, राज्य सरकार के पास हस्तक्षेप करने का अधिकार है। एक प्राइवेट एनजीओ आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन अपने 35वें वर्षगांठ पर यमुना के साथ खिलवाड़ करके चला जाता है और उसके साथ कुछ भी नहीं होता है। ये ऐसा नहीं चलेगा। यमुना के पास अधिकार होना चाहिए, यमुना नदी के पास ये कानूनी अधिकार होना चाहिए कि कोई उसके साथ खिलवाड़ न कर पाए। ये बहुत जरूरी है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति और संवेदनशीलता तभी दिखाई देगी। डॉक्टर गोपाल, ये भी बताइए जरा कि इस नुकसान की क्या भरपाई किसी भी तरह से की जा सकती है? हम 5 करोड़ फाइन ले लें आर्ट ऑफ लिविंग से, 300 करोड़ फाइन ले लें, क्या भरपाई हो सकती है क्या? नहीं, मॉनिटरी भरपाई हो ही नहीं सकती है। इसका एक ही मामला हो सकता है, भरपाई हो ही नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गोपाल आपका, शहजाद पूनावाला आपका, अक्कू श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रवि श्रीवास्तव जी आप हमारे साथ मुंबई से थे। बब्बर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर हमारी कोशिश यही है, उम्मीद यही की जा सकती है कि कम से कम इस तरह के मसलों पर, एनवायरमेंट के मसलों पर इस देश में पॉलिटिक्स ना हो और हम इसे मजाक ना समझें। कम से कम इतना तो हम उम्मीद करते ही अपने सियासतदानों से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट को देखने के लिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शब बखैर।